बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मंसूर आज़म काजी। पाकिस्तान की सियासत में एक और नया मोड़ आ गया है। हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठने की दावत दी है। स्पीकर कौमी असम्बली का कहना है कि तलखियाँ बढ़ाकर कुछ हासिल नहीं होगा और कौमी मसाइल का हल सिर्फ ऐवान के अंदर बातचीत से ही निकल सकता है। लेकिन ये पेशकश एक ऐसे वक्त में की गई है जब सियासी फ़िज़ा कशीदा, बेतमादी अपनी इंतहा पर और हर तरफ गैर यकीनी छाई हुई है। उधर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत और इदारों दोनों पर सख्त तनकीद की है। असद कैसर ने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन को खुले आम पार्टी की सबसे बड़ी गलती मान लिया है, जबकि महमूद खान अचकज़ई ने दो टोक ऐलान किया है कि ये गलती दोबारा नहीं दोहराएंगे। रहनुमाओं ने 9 मई के मुकदमात को इंतकामी कार्रवाई और आइनी असूलों के खिलाफ वर्जी करार दिया और वार्निंग दी कि ऐसे इक़दाम सियासी इस्तेहकाम को मज़ीद तहस नहस कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या इस बार अपोजिशन वाकई हुकूमती पेशकश पर गौर करेगी या फिर एक बार फिर सख्त गिर पॉलिसी पर कायम रहेगी। क्या हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान की खलीज कम हो सकेगी या ये फासला मज़ीद बढ़ने वाला है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। आई एम वेरी ग्रेटफुल, मुझे ज्वाइन किया है इमरान इस्माइल, साबिक गवर्नर सिंध ने। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। हुकूमत ने एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत दी है, जबकि माजी में ये दावतें मुस्तरद की गई हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। क्या इस बार किसी नरम मौक़िफ़ की तरफ हम जाते देखेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, या ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिसी बरकरार रहेगी? मंसूर साहब, मुझे तो ये यकीन है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गवर्नमेंट के साथ कोई नेगोशिएशन करने में दिलचस्पी नहीं रखती। उनकी ऑफर के बाद, ये कोई तीसरी ऑफर है उनकी, उनकी ऑफर के बाद तहरीक इंसाफ के जो बयानात और चीज़ें आई हैं उससे तो अमूमन यही जाहिर है कि वो उनकी दिलचस्पी नहीं है इनसे बात करने की। मैं समझता हूँ कि हुकूमत की भी कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ये ब्लफ कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये ब्लफ कॉल करना चाहिए। उनको इसको कैपिटलाइज करना चाहिए, बिल्ड ऑन करना चाहिए यहाँ से नेगोशिएशन के रास्ते के लिए। लेकिन अजीब पॉलिसी वहाँ से नज़र आती है, टकराव की और सख्ती की, क्योंकि कल उनके पास भी कोई ऐसा ऑप्शन मौजूद नहीं है अलावा अवामी एहतजाज के, क्योंकि जहां वो बात करना चाहते हैं वो उनसे बात नहीं करते, जो उनसे बात करना चाहते हैं ये उनसे बात नहीं करते। तो वो एक अजीब सशोपंज में पड़े हुए हैं मसाइल के अंदर। लेकिन ये बात भी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो इस वक्त क़यादत है, जो जेलों से बाहर इस वक्त क़यादत है, वो तकरीबन इनकेपेबल है सियासी चीज़ों को हैंडल करने की। अलावा चंद लोगों के, जिसमें असद कैसर साहब हैं या आतिफ खान साहब हैं या और एक आध दो जुनैद साहब होंगे, दो जिनको कोई डायरेक्ट जिम्मेदारी जिनके पास नहीं है, और जिनके पास डायरेक्ट जिम्मेदारी है उन्होंने कभी जिंदगी में सियासत ही नहीं की, और वो या तो कॉम्प्रोमाइज हैं या डरे हुए हैं या सियासी फैसले करना नहीं जानते, सियासत को तरीका नहीं समझते। तो उसका नुकसान पै दर पे तहरीक इंसाफ को होता चला जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ को ये इस ऑफर को कबूल करना चाहिए, न सिर्फ कबूल करना चाहिए बल्कि एक बड़ी सीरियस एफर्ट ये दरवाज़ा खोलने की होनी चाहिए तहरीक इंसाफ की तरफ से। बिल्कुल ठीक है। हाउ हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा से कहा है कि हम हुकूमत से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे। ये चीज़ आप भी अभी यही फरमा रहे हैं, लेकिन अब इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत से बात नहीं करना चाहती, ये भी हमने एक ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया है। तो क्या इस बार ये जो हुकूमती डायलॉग का एक दरवाज़ा खुलने की बात की जा रही है, जिस तरह आप कह रहे हैं कि हुकूमत ब्लफ कर रही है, तो एक दफ़ा इसको थ्रू एंड थ्रू देख तो लिया जाए अगर ये अपॉर्चुनिटी, ताकि एटलीस्ट हुकूमत भी एक्सपोज हो जाए और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है वो भी बड़ा सामने सबके आ जाए। आपकी बात करते करते मुझे याद आया, मैं पहले भी एक बार किसी शो के ऊपर ये सुना चुका हूँ। वो एक बच्चे ने अपने माँ बाप से पूछा कि अम्मा कोई हमारे घर रिश्तेदार नहीं आते कभी? तो उन्होंने कहा बेटा वो अमीर लोग हैं, वो हमसे मिलते नहीं हैं। तो बच्चा हैरान हुआ, फिर उसने पूछा कि अम्मा कोई हमारे गरीब रिश्तेदार नहीं है? बोला है बेटा, उनसे हम नहीं मिलते। हाँ। तो वो ये हाल हुआ हुआ है कि वो जिनसे बात करना चाहते हैं अमीर रिश्तेदारों से, वो इनसे बात नहीं करते, और जो गरीब रिश्तेदार बात करना चाहते हैं ये उनसे नहीं बात करते। तो कहीं तो मामला सेटल करना पड़ेगा हमें किसी किसी तरह। तो ये नेगोशिएशन में एंटर होना तहरीक इंसाफ के लिए बड़ा जरूरी है। इमरान खान साहब की रिहाई
नेगोशिएशन के नतीजे में हो सकती है, पॉसिबिलिटी है। और इमरान खान का रिहा होना ज़रूरी है अपनी पार्टी को संभालने के लिए और बकिया मामला तय करने के लिए। इमरान खान की एब्सेंस में हमने देख लिया, पार्टी बिल्कुल तितर बितर है, कोई डिसीजन मेकिंग नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है, कोई उनके पास प्लान नहीं है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असद कैसर साहब की अगर हम बात करें, उन्होंने आर्मी एक्स आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में उनकी एक्सटेंशन को खुलेआम पार्टी की सबसे बड़ी गलती करार दिया है। आप क्या मानते हैं कि ये फैसला वाकई सियासी तौर पर गलत था और उसका ये सारा रिबाटल है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हुआ है? पता नहीं जी, ये गलत था कि ठीक था, लेकिन हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक स्टेप आगे गई तमाम जमातों से ये एक्सटेंशन देने के लिए। उन्होंने लॉ में अमेंडमेंट किया जिसको नवाज शरीफ ने भी सपोर्ट किया, और जब नवाज शरीफ ने सपोर्ट किया था उस वक्त तहरीक इंसाफ की आंखें खुल जानी चाहिए थी कि कोई ना कोई मामला है इसमें, क्योंकि नवाज शरीफ तो बिल्कुल खिलाफ थे उनके, बाजवा साहब के। तो लेकिन वहां से सपोर्ट आई तो उस वक्त आंखें खुल जानी चाहिए थी। उसके बाद भी जब हमारी हुकूमत जा रही थी और तो बाजवा साहब को दोबारा एक और एक्सटेंशन की पेशकश भी की गई थी। तो ये बात तो कहना कि जी बड़ी वो सबसे बड़ी गलती थी, शायद हाइंडसाइट पे वो ठीक कह रहे हो, क्योंकि बाजवा साहब ने हुकूमत फारिग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी ट्रू। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। लिहाजा मेरा ख्याल है कि वो पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ये बात कर। बिल्कुल सही। महमूद अचक जई साहब कह रहे हैं कि आइन में छेड़छाड़ मुल्क के लिए ख़तरनाक है। आपने बड़ी इन डेप्थ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देखा है कि आप समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत का ये जो मुजव्ज़ा तरामीम हैं और इक़दामात हैं, ये आइन की बालादस्ती को नुकसान पहुँचा रही हैं जी? देखिए, जब ये तरमीम का कोई मुसवदा सामने आएगा इसको पढ़ के ही बता सकते हैं। लेकिन अपेरेंटली जो इस वक्त बातें हो रही हैं कि शायद 18 अमेंडमेंट को रोल बैक करने की या सूबाई सूबों की पावर्स कम करने की, मैं समझता हूँ उसकी ज़रूरत है मुल्क में। तो वो उसको तो मैं एंडोर्स करता हूँ कि जी वो अगर ये समझते हैं कि वफाक वफाक के पास कुछ इख्तियारात वापस आने चाहिए, क्योंकि वफाकी हुकूमत को अगर आप देखें तो वो सिर्फ एक पोस्टमैन का किरदार अदा करती है। जिस दिन से वो शुरू करते हैं, माइनस से शुरू करते हैं और कर्जे ले लेकर सूबों को भरे चले जाते हैं, और सूबों में कई जगह नहीं, बेशतर जगह ऐसे होते हैं कि वो पैसे ज़ाया होते हैं और कहीं लगते नहीं हैं प्रॉपर। हमने तो यही देखा है। ठीक। सो अगर वफाक कुछ चीज़ों को अपने हाथ में लेना चाहती है, कुछ डेवलपमेंट वर्क्स को, कोई सेहत के मामला को या चीज़ों को, उसकी अमेंडमेंट की तो ज़रूरत है। या हो सकता है कि इस वक्त मुल्क में मजीद सूबों की भी ज़रूरत हो। तो ये सारी चीज़ें वफाक के इख्तियारात में इस वक्त नहीं है। अगर ऐसी कोई अमेंडमेंट आती है तो मैं समझता हूँ खुशाइंद होगी। बिल्कुल ठीक है। असद कैसर साहब कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट जो है ये बकर मंडी बन गई है और 27वीं आनी तरमीम पर वकला तहरीक की वार्निंग दी है। अब क्या आप इस कॉल को सपोर्ट करते हैं और आपको लगता है कि वकला इस तहरीक में फ्रंट लाइन पर आकर कोई किरदार अदा कर सकते हैं? अगेन मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना कि पहले मुसवदा तो आए, पता तो चले कि अमेंडमेंट आ क्या रही है। क्या वो अमेंडमेंट वाकई पाकिस्तान या पाकिस्तान के में रहने वाले लोगों के हक में है, या वो सिर्फ इस हुकूमत को तोल देने के लिए बनाई जा रही है। तो वो पता चले मुसवदा, तो फिर उसके बाद ही इसके ऊपर कोई कमेंट किया जा सकता है कि वकला निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे, या निकलना चाहिए कि नहीं निकलना चाहिए। सियासी जमातों को, अपोजिशन को साथ खड़ा होना चाहिए कि अपोजिशन में जाना चाहिए, ये उस मुसवदे के बाद पता चलेगा। हो सकता है उसके अंदर हो कि जी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करानी चाहिए, ई वोट पे आ जाएं, वन मैन वन वोट काउंट होना चाहिए और रिजल्ट फौरी तौर पे आना चाहिए। तो हो सकता तमाम जमातें साथ देंगी। सो मुझे पता नहीं है कि इसमें है क्या, तो जब वो आएगा तभी उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकते हैं। लास्ट ज़रा मुझे बताइएगा, ये जो बात कही गई, बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि जी इमरान खान साहब को ये चीज़ बड़ी क्लियरली ऑफ़र दी गई, क्योंकि हुकूमत तो कहती थी कभी ऑफ़र ही नहीं दी गई, लेकिन उनको कहा गया, बताया गया कि जी ऑफ़र भी दी गई। उनको कहा गया कि आप जाके बनी गाला बैठें, वहाँ पर रहें और जो हुकूमत है इसको अपना टेन्योर पूरा करने दें। ये चीज़ जब नहीं मानी गई तो उसके बाद चीज़ें फिर दोबारा रोल बैक हो गई। व्हाट्स योर कमेंट ऑन दैट, अगर ऐसी सिचुएशन थी तो? आई एम नॉट प्रीवी ऑफ एनी सच डेवलपमेंट, लेकिन ये बात मैंने भी सुनी थी कि खान साहब को बड़ा उस जमाने में बड़ा तेजी से ये हुआ था कि आज खान साहब बनी गाला चले जाएंगे, कल खान साहब बनी गाला चले जाएंगे। लेकिन नोइंग इमरान खान, मैं समझता हूँ कि वो ऐसी कोई डील लेंगे नहीं। वो एक बहुत ही जिद्दी कह लें या जो भी कह लें, अपनी बात पे अड़े रहने वाला आदमी है। तो वो ऐसी कोई डील लेंगे नहीं इमरान खान, जब तक कि कोई कॉन्क्रीट ऐसी बात ना हो जिसमें
दो चार बातें इनकी भी मानी जाएं, दो चार बातें सामने वालों की मानी जाएं, लेकिन उसके लिए हमें नेगोशिएशन टेबल पर आना ज़रूरी है। और नेगोशिएशन टेबल पर जाने का रास्ता हुकूमत से ही होके जाता है, चाहे वो हुकूमत फॉर्म 47 की पैदावार हो, सच्ची हो या झूठी हो। लेकिन फिलहाल अनफॉर्चुनेटली ये रास्ता इधर से ही जाता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन इस वक्त ब्रेक डाउन है। लास्ट भी इस पे भी ज़रा रोशनी डालिएगा। आपने बार बार कहा और पिछली दफ़ा भी आप यही बात कह रहे थे कि डायलॉग होना बड़ा ज़रूरी है, और डायलॉग सियासतदान करेंगे। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के असद कैसर साहब और ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में तो हैं, लेकिन उनका कोई किरदार हम लोग नहीं देखते, क्योंकि चेयरमैन कोई और है, जनरल सेक्रेटरी कोई और है, और उनका सियासत में हम कोई किरदार नहीं देखते। तो ये जो आइस है, ये ब्रेक होती 2 साल हो गए, अभी तक ब्रेक नहीं हुई। आपको लगता है ये ब्रेक हो सकेगी, या खान साहब को ही थोड़ा रिविजिट करने की ज़रूरत है कि इन लोगों को आगे लाएं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जेन्युइन वर्कर्स हैं? मंसूर साहब, बात तो यह है कि जब तक ये सियासी क़यादत आगे नहीं आएगी तब तक सियासी मामलात शायद इस तरह से सुलझ ना पाए जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है। मैं देख रहा हूँ कि शायद शाह महमूद कुरैशी साहब वो शख्स हैं जो आके इसको लीडरशिप प्रोवाइड कर सके इमरान खान की एब्सेंस में, और कोई सियासी जहन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिले। तो अल्लाह करे कि वो उनके जो मुकदमात हैं उनसे वो खारिज हों और वो जेल से बाहर आएँ। सितंबर का महीना बड़ा अहम है। इस महीने के अंदर अगर तहरीक इंसाफ कोई अक्लमंदी दानिशमंदाना फ़ैसले, सियासी दानिशमंदी के साथ फ़ैसले कर सके, जो कि शाह महमूद कुरैशी की सूरत में या सब कैसर की सूरत में हमें मिल सकती है, तो वो लोग जाके इमरान खान से बात कर सकते हैं, कोई सियासी शऊर की बात कर सकते हैं, कोई पॉलिसी प्लानिंग की बात कर सकते हैं, कोई वे फॉरवर्ड की बात कर सकते हैं। इस हाजिर सियासत से तो सियासी लोगों के साथ, सियासी तो कहना भी नहीं चाहिए, इस हाजिर क़यादत के साथ जो नाहल क़यादत है, जो सियासी तौर पर नाहल है, इनसे कोई तवक्को मुझे नहीं है कि ये कोई काम ऐसा कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। इमरान इस्माइल साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का जी। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस आते हैं तो सरहद पार से 3 माह पुरानी एक शिकस्त की कहानी फिर गूंजी है। भारतीय एयर चीफ ने ये दावा दोहराया है कि उनकी फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराए। ये दावा 3 महीने बाद क्यों कहा गया, और आज जब पूरी दुनिया को मालूम है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ये दावे देने की ज़रूरत क्या थी? एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे साथ होंगे एयर मार्शल आसिम सुलेमान और इस पर गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ रहिएगा। Five to us. Wait for our response. We were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures. At least 6 radars, some of them big, some of them small. 2 SAGW system that is in Lahore and Okara. Then of course runway at Sargoda and Rahimya Khan. नाज़रीन, 14 अगस्त वो दिन जब पाकिस्तान की बुनियाद पर लगाए गए ख्वाब हकीकत का रूप धार गए। इस बरस यौम आज़ादी एक नए वल्वले, ताज़ा अज़्म, मिली यकजहती के साथ बुनियानुल मरसूस के बाद पहली बार बनाया गया। गली गली, कूचा कूचा सब्ज़ हलाली परचमों से सजा। शहरों में शानदार परेड्स और सकाफ़ती तकरीबात का इनेकाद। रात के आसमान पर आतिशबाजी की रोशनी और हर चेहरे पर आज़ादी का फ़ख्रिया। महज एक त्यौहार नहीं, ये ऐलान था कि पाकिस्तान आज भी मुत्तहिद है और अपने कल के लिए पुरअज़्म भी। लेकिन इसी दौरान आज़ादी के जश्न की फ़िज़ा में सरहद पार से 3 माह पुरानी एक शिकस्त की कहानी फिर गूंजी। भारतीय एयर चीफ ने यह दावा किया है कि उनकी फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के 6 तैयारे मार गिराए थे, मगर तारीख़ के रिकॉर्ड और दुनिया की आंखों ने वो दिन
और उसका अंजाम देखा था। भारत के अपने त्यारे ज़मीन बोस हुए। सवाल ये है कि जश्न आज़ादी के मौका पर उठने वाला ये बयानिया क्या शिकस्त को फतह का नाम देने की एक और कोशिश है या अपनी आवाम को तसल्ली देने की एक कमज़ोर ख्वाब? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आसिम सुलेमान ने। सवाल ये है कि जश्न आज़ादी के मौका पर ये बयानिया क्या हिंदुस्तान शिकस्त को फतह का नाम देने की एक और कोशिश है या अपनी आवाम को तसल्ली देने का एक कमज़ोर बहाना? इस तमाम तर सूरत-ए-हाल पर गुफ्तगू के लिए मुझे ज्वाइन किया है एयर मार्शल आसिम सुलेमान ने। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। अब सर ज़रा ये बताइएगा, बनियानुल मरसूस में दिन दिहाड़े अपने ही त्यारे गंवाने के बाद भारतीय एयर चीफ का 3 माह बाद ये झूठ दोहराना, क्या ये अपनी आवाम को धोखा देने की मुनज़्ज़म मुहिम है या आलमी बरादरी को गुमराह करने की कोशिश? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। देखें जी, आर्म फोर्सेस की जो एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो उनका कैरेक्टर और इंटेग्रिटी होती है। और जो आर्म फोर्सेस का जिसका कैरेक्टर वीक हो, जिसकी इंटेग्रिटी वीक हो, तो आप उनसे कोई भी चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि हमारे एकेडमी के अंदर हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए हमारा एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है जिन्ना सेंटर ऑफ कैरेक्टर एंड लीडरशिप। वहाँ पे हम अपने कैडेट्स को राइट फ्रॉम द वर्ड गो, जिस वक्त वो वहाँ पे आते हैं तो उनको ये पढ़ाना शुरू करते हैं कि जी कैरेक्टर और इंटेग्रिटी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आगे कैरेक्टर का लीडरशिप के साथ एक बड़ा डायरेक्ट लिंक होता है। और ये वाला भी जो इंस्टीट्यूट है, ये अभी हमारे जो प्रेजेंट एयर चीफ है उन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया। उससे पहले ये इनफॉर्मली ये चीज़ें पढ़ाई जाती थी, लेकिन अब इसको बिल्कुल इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया गया है। इसी तरह अगर आप देखें कि एक जो फोर्स होती है उसका जब कमांडर झूठ बोलता है तो वो मेरा ख्याल है कमांड का फेलियर है, क्योंकि एक्चुअली तो उन लोगों को भी मालूम है कि हमारे साथ क्या हुआ, हमारे कितने जहाज़ गिरे, उनको बिल्कुल मालूम है कि उनके 7 जहाज़ गिरे, उनको ये भी मालूम है कि उनके 4 रफ़ेल गिरे। और जब आपका चीफ बोले कि जी हमने उनके जहाज़ गिरा दिए हैं, तो वो कहाँ से उन्होंने जहाज़ गिराए उसकी कोई इंडिकेशंस होती हैं। और फिर जब आप दुश्मन का जहाज़ गिराने की कोशिश करते हैं तो आप उसके लिए मिसाइल्स दागते हैं, तो उनके तो मिसाइल चले ही नहीं। दे हैव हार्डली टारगेटेड पाकिस्तान एयरफोर्स एयरक्राफ्ट। तो ये एक बहुत बड़ी डायकॉटमी है जो कि इंडियन एयरफोर्स को हॉन्ट करेगी फॉर द टाइम्स टू कम। मैं जी इंडिया में था 1999 से 2001 तक, रादर 3 तक। तो मैंने वहाँ पे जो एक चीज़ जो देखी वो ये था कि इनकी एयरफोर्स के जो चीफ्स थे उनके साथ मेरा इंटरेक्शन होता रहा। और उनके जब मैं गया था तो ये कारगिल बिल्कुल नया हुआ था, और उस वक्त उनके जो एयर चीफ थे, एयर चीफ मार्शल टिपनेस, वो ही वॉज अ वेरी लेवल हेडेड पर्सन, बैलेंस पर्सनैलिटी थी उनकी। और उन्होंने कभी ये जो पॉलिटिकल की एम्स के लिए कभी उन्होंने ऐसा कोई झूठ नहीं बोला, ऑल्दो उसके अंदर उनकी एयरफोर्स का इस्तेमाल कोई इतना ख़ास नहीं था, लेकिन फिर भी वो ही वॉज अ पर्सन हु वॉज क्वाइट बैलेंस्ड एंड डिड नॉट मेक यूज़ ऑफ द अपॉर्चुनिटी कि वो पॉलिटिकल एम्स को फर्दर करें। फिर उसके बाद हमारा स्टैंड ऑफ हुआ इंडिया के साथ, तकरीबन 1 साल स्टैंड ऑफ रहा है। इंडिया की सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट जो थी वो अगेंस्ट पाकिस्तान जो हुई थी वो स्टैंड ऑफ में हुई थी 2001-2 में। उसमें उस वक्त उनके एयर चीफ थे, चीफ मार्शल कृष्ण स्वामी, वो भी ही वॉज ऑल्सो अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन एंड ही डिड नॉट advise the government to take any venture or to take any chances against Pakistan because he knew what is going to happen. लेकिन और उसके बाद भी उनके जो एक एयर चीफ थे उस वक्त तो वो AVM थे, लेकिन उनके साथ भी मेरा इंटरेक्शन रहा। वो भी ही वॉज लेटर ऑन ही एंडेड अप बिकमिंग द इंडियन एयर चीफ एंड ही वॉज ऑल्सो अ वेरी बैलेंस्ड पर्सन। त्यागी साहब उनका नाम था। अब नाउ यू कम टू 2019 और एयर चीफ मार्शल धौना जो थे उन्होंने पहला जो राउंड फायर किया झूठ बोलने का कि जी हमने उनका F-16 गिरा दिया। तो आप देखें कि कितनी उनकी the deterioration of that integrity in the service started at that time. Everybody knew that they have not shot down the F-16. It was confirmed by the international sources also. अच्छा, लेकिन जिस तरह अभी आप फरमा रहे हैं, अब सवाल ये है कि जब दुनिया के सामने सबूत मौजूद हैं, मलबा मौजूद है,
यूएस प्रेसिडेंट खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के 6 जहाज़ मार गिराए, तो फिर भारतीय फ़ज़ाइया को किस वजह से ये झूठा बयानिया बताना पड़ा है? क्यों? व्हाट इज़ द रीज़न? जिस तरह आपने उनका बैकग्राउंड बताया है, जिस तरह की ट्रेनिंग्स हैं आप लोगों की, व्हाट डू यू थिंक व्हाट मेक्स हिम द इंडियन एयर चीफ सेड दिस ऑल, और वो भी आफ्टर 3 मंथ्स, जब जंग को ख़त्म हुए भी 3 महीने हो गए हैं? ऑन द लाइटर साइड जी, मैं तो ये कहूँगा कि उन्होंने कहा जी ये जहाज़ हमने अपने एयर डिफेंस सिस्टम से गिराए हैं। तो अगर एयर डिफेंस सिस्टम से गिराएं तो मेरा ख्याल है ये फिर वो एयर डिफेंस सिस्टम की जो कंपनी है उसके रैप में, बिकॉज जहाज़ तो वैसे नहीं गिर जाते ना, और एंड बाय विशेस तो दी एयरक्राफ्ट डोंट फॉल, प्रॉबेबली ही सीन अ ड्रीम। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब आप इस तरह का क्लेम करते हैं तो आपके ऊपर प्रेशर्स होते हैं। मेरा तो ख्याल है कि उनके ऊपर मोदी साहब का बहुत ज़्यादा प्रेशर है कि तुम ये स्टेटमेंट दो कि तुमने उनके जहाज़ गिराए हैं। और इंडियंस ऑलवेज बिलीव इन वन थिंग, वहाँ पे जो है ना वो एंटी पाकिस्तान का जो है वो चूरन बिकता है, और वो ये कहने की कोशिश उनसे करवाई गई है कि इतना झूठ बोलो कि लोगों को ये सच लगना शुरू हो जाए। और एक्चुअली दे आर लाइंग यू नो आउट ऑफ द हैट, और वो कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमने इनकी जो है 5 जहाज़ फाइटर्स और एक जो है उनका बड़ा जहाज़, तो टोटल 6 जहाज़ वो कहते हैं कि उन्होंने गिरा दिए। अब आप देखें कि एक एयर चीफ जिस वक्त आके एक स्टेटमेंट देते हैं कि जी हमने उनके इतने जहाज़ गिरा दिए हैं, आप देखें कि क्या उनकी सर्विस सोचेगी। पहले तो वो एक दूसरे का सारे मुंह देखेंगे कि हम में से किसने ये जहाज़ गिराया। क्या ये एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं है? इट इज़ अ वेरी बिग फेलियर। और मज़े की बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया के अंदर किसी ने उनकी ये लाइन पिक नहीं की। देयर हैज़ बीन नो कमेंट इन द इंटरनेशनल मीडिया एक्सेप्ट फॉर ब्लेमिंग हिम टू बी इम्बैलेंस्ड पर्सनैलिटी एंड मेकिंग अ रॉन्ग क्लेम। आप देखें जब इस तरह की कोई बात होती है, 5 से 6 जहाज़ क्लेम करना कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, लेकिन इसको दुनिया ने तो किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया। नोबडी पिक्ड अप हिज लाइन, nobody supported him, they actually ignored him। और उनको इग्नोर करने का बेसिक जो रीज़न था ना वो यही था कि इनको अगर वो इस कंट्रोवर्सी में पड़ेंगे तो दे विल टो द इंडियन लाइन विच द इंडियन वांट्स, विच द इंडियंस वांट। ठीक कह रहे हैं। अच्छा, एक और पर्सपेक्टिव, बयानुल बरसूस ने दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपनी फ़ज़ाई हदूद का दिफा कर सकता है बल्कि दुश्मन को उसकी सरजमीन पर जवाब भी दे सकता है। क्या भारत की ये जो एक कहानी जो इस वक्त बताई जा रही है वो हिंदुस्तान की आवाम मानने के लिए तैयार है? वाई? बिकॉज मैं कल से ये सुन रहा हूँ, जब से ये स्टेटमेंट आई है तब से लेकर जितने इंटेलेक्चुअल लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर, मीडिया हो या अदरवाइज भी, दे आर सेइंग कि जी क्यों नरेंद्र मोदी को इतना बड़ा झूठ बोलना पड़ रहा है, और नरेंद्र मोदी के कहने पे वाई एन एयर चीफ इज लाइंग टू द होल ऑफ इंडिया। इसको आप किससे रिस्पॉन्ड करेंगे? फिर देखिए, एक बहुत बड़ी डायकॉटमी है, और वो ये है कि इन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर जो है ये बड़ा कामयाब था और ये जो है अभी भी चल रहा है। आप मुझे एक बात बताएं कि ये अगर कामयाब था तो ये 2 दिन के लिए इनकी एयरफोर्स जो है वो ग्राउंड क्यों हो गई? वो तो एयरफोर्स तो उड़ी नहीं 2 दिन। और उसके बाद जब बयानुल बरसूस का हमने ऑपरेशन किया 10 तारीख को देवर नोवर इन दी एयर, वो 300 किलोमीटर जो है वो हमारे जहाज़ों से दूर दूर भाग रहे थे जस्ट टू स्टे अवे कि हमारा कोई और नुकसान ना हो जाए या और कोई कैजुअल्टी ना हो जाए। तो मेरे तो ख्याल में जी ये ही हैज़ प्लेड फॉर मिस्टर मोदी ने इनको स्केपगोट बनाया, एंड आई वोंट बी सरप्राइज दैट आफ्टर सम टाइम मिस्टर मोदी फायर्स हिम because somebody has to be made the scapegoat. So he probably gave him a choice कि either give this statement or you go home. So probably he has given that statement because ये जो है personality based जो है claim है, I don't think so कि एक सर्विस ऐसा claim कर सकती है। आफ्टर ऑल दे आर प्रोफेशनल्स। हम उनकी जो है उनको एक इज़्ज़त की निगाह से देखते हैं, मतलब दे आर नंबर 4 एयरफोर्स इन द वर्ल्ड। नॉट दैट कि उन्होंने हमसे शिकस्त खाई हुई है, लेकिन फिर भी एज यूनिफॉर्म पर्सनल एंड बीइंग इन द सेम बिजनेस वी रिस्पेक्ट देम।
तो अगर उनकी और फिर हमने ट्रेडिशंस तो वही इनहेरिट की ना ब्रिटिश से, हम वो भी पहले ब्रिटिश के अंडर थे, हम भी उनके अंडर ही थे, एंड देन वी बाइफरकेटेड और हमारी इंडिपेंडेंस हुई, उनकी भी इंडिपेंडेंस हुई। तो बेसिकली वैल्यूज़ तो वही थी जो हम लोग लेके आए थे उस वक्त की सर्विस से, और इन्होंने भी वही वैल्यूज़ इनहेरिट की। अब अगर आप उन वैल्यूज़ को आप अपहोल्ड नहीं कर सकते, एंड मैं आपको बता रहा हूँ जी कि ये मैंने 2003 तक तो इंडिया में था, मैंने देखा ये सारा कुछ होते हुए। वहाँ उस वक्त तो उनकी जो आर्म फोर्सेस थी या उनकी जो एयर फोर्स थी जिसके साथ मैं इंटरेक्ट करता था, उसके अंदर इतना फुकतान नहीं था जितना अभी है। और स्पेशली ये दिस होल गैम्बिट स्टार्टेड इन 2019 व्हेन दे स्टार्टेड टू लाई अबाउट दी F-16, और फिर उन्होंने उसको अभिनंदन को उन्होंने एक मेडल भी दे दिया। मतलब दी होल इंडियन हायरकी वाज मेड अ फूल that they were giving a medal to a person who had been shot down and could not even find his bearings right. He didn't even know. वो यहाँ पे जो अपनी स्टेटमेंट्स दी उन्होंने, अभिनंदन साहब ने, उन्होंने ये कहा जी मुझे तो मालूम ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा था। EW इतनी जो थी जालिम किस्म की थी कि मुझे पता ही नहीं चला। एंड आई पर्सनली थिंक कि it was a non-professional approach that he adopted, and he should have had the courage of saying yes, I have been shot down and I could not. बिल्कुल ठीक। अच्छा आसिम साहब, इसका एक और भी पर्सपेक्टिव है, वो ये कहा जा रहा है कि जी क्या भारतीय फ़ज़ाइया के इस ताज़ा दावे का मकसद बलूचिस्तान में अपने खुफिया मदाखलत और दहशतगर्दी की पुश्त पनाही पर आलमी तवज्जो जो है, जो इंटरनेशनल दुनिया अब देख रही है और बड़ा फोकस्ड है उनका बलूचिस्तान के अंदर कि जी यहाँ पर रियासती दहशतगर्दी हिंदुस्तान की तरफ से आ रही है, जिसकी एविडेंस जो है वो पाकिस्तान दे रहा है, इस तवज्जो को भी हटाया जाए? जी ये देखें, इस तरह के जब मौके होते हैं, जब आपके ऊपर कोई किसी किस्म का इंटरनेशनल ब्लेम आ रहा होता है या प्रेशर आ रहा होता है, तो आप डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं, और उन डिस्ट्रैक्शंस के अंदर आप कुछ एक्शंस करते हैं और कुछ आप स्टेटमेंट्स देते हैं। तो दिस स्टेटमेंट कैन बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ दैट डिस्ट्रैक्शन। लेकिन इसके अलावा भी अगर आप देखें तो बलूचिस्तान के अलावा वो एक और जो उन्होंने वो म्यांमार की तरफ भी कोई काम शुरू किया हुआ है, उधर भी ये कोई इन्होंने वहाँ पे भी कोई एक्शन वगैरह किया है। सो दे आर डूइंग मल्टीपल थिंग्स, ताकि यह है कि एक किस्म की एक फोकस जो बलूचिस्तान के ऊपर उनके ऊपर ब्लेम आ रहा है वो हट जाए। लेकिन अगर आप वैसे देखें तो ये इंडियंस की तो हमेशा से यही कोशिश रही है कि वो मीडिया के अंदर कम से कम अगर इफ़ दे हैव अ वीक मिलिट्री, मीडिया में काबू ना आए, और उनका मीडिया है भी बड़ा वायलेंट किस्म का है। सो दे विल ऑलवेज ट्राई टू यूज़ द सेम मीडिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वाली चीज़ जो है इंटरनेशनली नहीं बाई की गई, जिसका मैंने आपसे पहले भी कहा कि इंटरनेशनली दिस हैज़ नॉट बीन टेकन इन अ पॉजिटिव मैनर, इट हैज़ नॉट बीन गिवन दैट इम्पोर्टेंस विच इट शुड हैव बीन गिवन। मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल देता हूँ जी। आप देखिए, हमने जब उनके जहाज़ गिराए, हमने 7 जहाज़ गिराए। इनिशियली हमने 4 जहाज़ डिक्लेयर किए, फिर उसके बाद जब कन्फर्मेशंस आई तो 5वां जहाज़ किया, फिर कन्फर्मेशन आई तो 6वां जहाज़ किया, और उसके बाद जो हमारी एयरफोर्स की कन्फर्मेशंस थी उनके मुताबिक जो था 7वां जहाज़, हमारे पास इतनी कन्फर्मेशन नहीं थी, लेकिन हमने वो 7वां जहाज़ उस वक्त डिक्लेयर किया जिस वक्त हमें ग्राउंड सोर्सेज से और बहुत सारी सोर्सेज से पता चला कि चौथा जो है रफ़ेल वो भी वापस नहीं आया, एंड दे हैव लॉस्ट 4 रफ़ेल, तो टोटल नंबर ऑफ 7 एयरक्राफ्ट। अब आप हमारे चीफ़ की अप्रोच देखें, वेयर ही वॉज वेरी कॉशियस, एंड आप तो व्हेन यू आर ऑन दी अप, और जिस वक्त आपने जहाज़ गिरा दिए उस वक्त आप अगर एक आधा एक्स्ट्रा क्लेम भी कर लें तो पीपल विल ग्रांट यू दैट, बट दैट थिंग नेवर केम फ्रॉम आवर साइड। आप उस एंड अकॉर्डिंगली जिस तरह मैंने आपको कहा कि अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी भी है, फॉर इंस्टेंस अपने उन्होंने डिस्ट्रैक्शन के लिए, डू यू थिंक कि उनकी इंटेग्रिटी ये अलाउ करती थी, ये कैरेक्टर अलाउ करता था? It's a failure of a service and the military failure where they are succumbing to political pressures and giving wrong type of statements, और at the end of the day क्या होगा? You will be commander of a force which will not look you with respect. आपका क्या ख्याल है कि उनको कोई इज़्ज़त से देखेगा जब हर एक को पता है कि जी हमने तो जहाज़ नहीं गिराए और हमारा चीफ जाके कहता है जी मैंने 6 जहाज़ गिरा दिए हैं? तो आपका ख्याल है कि कोई उनकी कोई इज़्ज़त रह जाएगी? मेरा तो नहीं ख्याल कोई ऐसी बात होगी।
And if Indians think that by creating these distractions and they are going to achieve any aim, मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई दिस इज़ अ वाइबल थिंग टू डू और ये उनको कहीं लेके जाएगी। मेरा तो ख्याल है कि ये जो स्टेटमेंट दी है इससे वो और ज़्यादा उन्होंने अपने आप को ख़राब किया है और उन्होंने जो थोड़ी बहुत इज़्ज़त उनकी शायद रह गई थी, जो कि बहुत कम है मेरा ख्याल है, वो भी ख़त्म करके रख दी उन्होंने। बिकॉज नो बडी इज़ बाइंग दिस एंड लुक एट द मोरल ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस, इट इज़ ऑलरेडी डाउन and then you are creating circumstances where from within, I mean, इसमें हमें पाकिस्तान को करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। they are trying to act their own foot, ना हमारे मीडिया को कुछ करने की ज़रूरत पड़ी, ना हमारी आर्म फोर्सेस को, उन्होंने अपने आप को खुद ख़राब किया। बिल्कुल सही। लास्ट जरा मुझे बस बताइएगा, ऑपरेशन सिंदूर हिंदुस्तान की तरफ से हुआ, पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन बनियालुन मरसूस हुआ, क्या भारत के लिए एक वाज़ह पैगाम नहीं कि पाकिस्तान आज पहले से ज़्यादा मुत्तहिद है और पाकिस्तान के पास एयरफोर्स में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है अल्हम्दुलिल्लाह एज कंपेयर टू इंडियन एयरफोर्स? रिजल्ट 6-0 7-0 रिजल्ट 7-0। सॉरी, हाँ जी। देखिए जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जो लीडरशिप है उसने एक बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया, वेदर इट्स पॉलिटिकल लीडरशिप, whether it's military leadership. I think Field Marshal Asim Munir led from the front and he was a very brave commander to have taken those decisions. And then equally supported by the Air Force and the Navy and especially our Air Chief. He himself is a visionary commander and जो Air Chief Marshal Babar Sidhu ने हमारी Air Force को चिज़ल करके और इतना ज़बरदस्त करके उन्होंने तैयार किया, we achieved heights which very few air forces in the world can do that today. और ये जो हमारे मल्टी डोमेन ऑपरेशंस का उन्होंने जो बुनियाद रखी, अब इसने तो इंडिया को हिला के रख दिया। Indians cannot even think of being where we are today in the next 5 to 7 years. देखिए, पैसा इंडिया के पास बड़ा है, पैसा इन्वेस्ट तो कर देंगे, लेकिन उस कैपेबिलिटी का वो लेवल और वो कॉम्पिटेंस लेवल टू एम्प्लॉय दैट विल टेक देम टाइम। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड डेमोन्स्ट्रेशन which the Indians have seen first hand and have faced the wrath of it. तो मेरे तो ख्याल है कि पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो किया और पाकिस्तान आर्म फोर्सेस ने जो किया, ये तो इंडियन आते दिन तक याद रखेंगे। अभी आप देखें कहीं पे भी इंटरनेशनली दे विल नॉट बी एबल टू लुक इनटू द आईज ऑफ पाकिस्तानीज बिकॉज़ विद दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस दे हैड। एयर मार्शल आसिम सुलेमान साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। नाज़रीन, एक ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से जिस वक्त वापस आएंगे तो इस्लामाबाद में 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद पहली बार जजेस कमेटी के इजलासों के तमाम मिनट्स अवाम के सामने रख दिए गए हैं। ये पूरी सूरत हाल क्या है, इस पर बात करेंगे और मेरे साथ जहांगीर जदून, साबिक एडवोकेट जनरल होंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। जी नाज़रीन, इस्लामाबाद में एक अहम पेशरफ्त सामने आई है। 26वीं आईनी तरमीम के नफाज के बाद पहली बार जजेस कमेटी के इजलासों के तमाम मिनट्स अवाम के सामने रख दिए गए हैं। ये रिकॉर्ड 31 अक्टूबर 2024 से लेकर 29 मई 2025 के दरमियान होने वाले इजलासों पर मुश्तमिल है, जिनमें टैक्स केस समेत दीगर अहम आइनी मामलात पर तफसीली गौर व खौस शामिल है। मिनट्स के मुताबिक 17 जनवरी 2025 के इजलास में जस्टिस अमीनुद्दीन खान और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने शिरकत की, जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की सरबराही में यह फैसला किया गया कि टैक्स केस को आइनी बेंच में मुंतकिल किया जाए। इस मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी राय बराह रास्त इजलास में शरीक होने की बजाय अपने प्राइवेट सेक्रेटरी के जरिए तहरीरी तौर पर पेश की, जिसमें इस बात पर जोर दिया गया कि केस आइनी बेंच में सुनना ज़्यादा मौजू होगा। ये तफसीलात मंजर आम पर आने से अदालती कार्रवाइयों की शफाफियत में एक नया बाब खुल गया है और अवाम को ये जानने का मौका मिला है कि आला अदलिया में अहम फैसले किस तरीके और किस बुनियाद पर किए जाते हैं। सूरत हाल पर रोशनी डालने के लिए हमें ज्वाइन किया है जहांगीर खान जदून, साबिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया जदून साहब आपके टाइम देने का। जदून साहब, 26वीं आइनी तरमीम के बाद जजेस कमेटी के इजलास के मिनट्स मंजर आम पर
लेकर आना कानूनी पस मंज़र क्या है? क्या इस इकदाम से अदालती कार्रवाइयों की शफाफियत को आइनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है? बहुत शुक्रिया। एक तो देखें मिनट्स जो है, आप जिस तरह आप जिक्र किया अपने बयानिए में, इंट्रो में, कि 1 अक्टूबर 2024 का जो इजलास हुआ उसके भी मिनट्स जो हैं फिर इकट्ठे इस तरह नहीं होना चाहिए। जो ही इजलास होता है तो उसका जितना एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद, जो भी कन्वीनियंस हो, उसके बाद मिनट्स जो है वो पब्लिक करने चाहिए, क्योंकि ये कोई इतना क्लासीफाई या सीक्रेट चीज़ नहीं है। हाँ, जो चीज़ वो कमेटी समझती है या जजेस समझते हैं ये पब्लिक को नहीं दिखाना कोई वजूहत हैं, तो उसमें बेशक, लेकिन ये एक पब्लिक प्रॉपर्टी है कि लोगों को पता चले कि अदालत के अंदर डिफरेंट जजेस क्या ओपिनियन रखते हैं किसी अहम मामलात पे। तो ये तो एक अच्छी खुश आइंद बात है। तो दूसरी बात ये कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद जो तब्दीलियाँ आई हैं ना, बेसिकली देखें, मैं अपना ज़ाती इसमें आपको ये व्यू दे रहा हूँ कि मैं तो इस हक़ में नहीं हूँ कि 26वीं आइनी तरमीम के बाद कोई जो रूल ऑफ लॉ या आइन के अंदर जो है कोई बेहतरी आएगी या कोई आने की गुंजाइश है, क्योंकि अदलिया की जो मतलब एक आज़ादी थी उसको एग्जेक्टिव की फेवर में कम्प्लीटली टिल्ट कर दिया गया है। तो अब बैलेंस जो है वो एग्जेक्टिव की फेवर में है। अब जो भी नई हुकूमत आएगी या जो भी पार्टी आएगी तो वो ये कोशिश करेगी कि 26वीं तरमीम को अपनी फेवर में इस्तेमाल कर सके, क्योंकि जुडिशल कमीशन का जो भी कंपोजिशन है बॉडी है उसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट की जो है वो अक्सरियत है। तो वो गवर्नमेंट की जो अक्सरियत फैसले करती है वो उसी तरह से आगे बेंच बनते हैं, उसी तरह से आगे मामलात जा रहे हैं। तो अभी चीफ जस्टिस जो है वो उतने रेलिवेंट नहीं रहे। तो इसमें अब ये भी फैसला किया गया था कि अगर रेगुलर बेंच होगा, उसकी कमेटी होगी, तो वो रेगुलर बेंच जो है वो केस डिसाइड करेगा कौन से बेंच में लगना है। तो आइनी मामलात बिल्कुल अलग कर देंगे। तो आइनी को अगर मामला होगा तो उसके आइनी बेंच की ही जो कमेटी चीफ जस्टिस का 2 जज बैठेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि ये केस जो है कौन से आइनी बेंच में जाना है। तो इस तरह से 26वीं आइनी तरमीम का जो बेसिक इशू था कि जी इन मिनट्स में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि जो 26वीं आइनी तरमीम है उसको फुल कोर्ट सुने। तो अब उन्होंने ये वाली प्रपोजल जो है वो रिजेक्ट कर दी ऑलमोस्ट कि जी ये फुल कोर्ट नहीं सुनेगी बल्कि इसको आइनी बेंच जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो अपनी आइनी बेंच देखना, एक बेनिफिशियरी है 26वीं आइनी तरमीम का, वो क्या सुन के मेरे हाल में तो ये तो कोई अच्छा फैसला नहीं है। तो अगर फुल कोर्ट सुन लेती तो ज़्यादा बेहतर होता। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह ने अपनी राय प्राइवेट सेक्रेटरी के जरिए पेश की। क्या ये तरीक़ेकार अदालती मेयार और रवायात के मुताबिक है या इससे भी आपको लगता है कोई आइनी पेचीदगियाँ जन्म ले सकती हैं? नहीं, देखिए, राय तो आगे अगर बाज़ जज जो है वो प्रिंसिपल सीट में मौजूद नहीं है, बाहर गए हुए हैं, वो जूम के ज़रिए या स्काइप के ज़रिए ज्वाइन कर लेते हैं। बाज़ जज जो है वो टाइम ले लेते हैं, कहते हैं जी मैं इन राइटिंग दूंगा। प्राइवेट सेक्रेटरी का ये मतलब नहीं कि प्राइवेट सेक्रेटरी ने राय दी है, राय तो होती है जज की लेकिन उसका जो सेंडिंग होता है वो उसके ज़रिए होती है कि जज डायरेक्ट जो है बात का साइन न भी करे। तो पीएस का मतलब ये कि जज नहीं भेजे हैं, उसमें कोई ये नहीं है कि कोई प्राइवेट सेक्रेटरी ने भेजे हैं। प्राइवेट सेक्रेटरी जो भी काम करते हैं वो अपने ज़रिए नहीं करते, वो जज की इंस्ट्रक्शन पे करते हैं। बिल्कुल सही। तो ओपिनियन तो जज की होती है, तो उसके ज़रिए जिस तरह फैसला प्रेसिडेंट का होता है लेकिन चिट्ठी जो है वो सेक्शन अफसर इशू कर देता है। फैसला प्राइम मिनिस्टर का होता है, वो चिट्ठी सेक्शन अफसर इशू करता है। तो इसमें कोई मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। टैक्स केस को आइनी बेंच में मुंतकिल करने का फैसले की कानूनी हैसियत क्या है? क्या ये फैसला अदालती खुद मुख्तारी और इख्तियारात की तकसीम के असूलों से हम आहंग है जी या उसके अगेंस्ट है? अब देखें ना, यही मैंने आपको बताया है कि अब ये फैसला उन्होंने किया है कमेटी बना के कि कौन सा केस जो है आइनी बेंच में जाएगा और कौन सा रेगुलर। अगर किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन करनी है, लेट्स से कि एक टैक्स का जो एसआरओ इशू है या टैक्स का जो कोई इनकम टैक्स है या सेल टैक्स एक्ट है, तो उसकी अगर किसी प्रोविजन की इंटरप्रिटेशन चाहिए तो वो डेफिनेटली आइनी बेंच में जाएगा। बिल्कुल ठीक है। तो वो टैक्स के जितने भी मामला होते हैं उनमें 90% इस तरह के केसेस होते हैं कि वो डिस्प्यूटेड होते हैं, उनके जो एसआरओज होते हैं या उनकी इंटरप्रिटेशन होती है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी अपनी फेवर में इंटरप्रेट करती है कि इस तरह था तो हमने इतना टैक्स दिया है, इस तरह के एरियर थे, इस तरह की लैंडिंग हुई है, इस तरह का सेल हुआ है, मतलब बेशुमार लाखों किस्म के इसमें क्वेश्चन आते हैं। तो अब उन्होंने हो सकता है ये फैसला किया हो कि टैक्स के मामला जो हैं उनमें ये तो जनरली ये बात है कि जब भी कोई भी आप लॉ देखें, लोकल गवर्नमेंट का एक्ट है, वाइल्ड लाइफ का एक्ट है, फैमिली एक्ट है, उसकी अगर कोई इंटरप्रिटेशन होगी तो वो आइनी बेंच ही करेगा। बिल्कुल ठीक है। ये जो अब 2 मेंबरान की अक्सरियत से टैक्स केस को आइनी बेंच में मुंतकिल करने का फैसला आइनी और कानूनी लिहाज से किस हद तक दुरुस्त और मजबूत है, क्योंकि इस पर भी एक डिबेट शुरू हो गई है?
ये मैंने आपको अभी देखें, यही मैं अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने की कि अगर टेक्स्ट के अंदर देखें ना इंटरप्रिटेशन का मामला है, तो फिर तो डेफिनेटली आईनी बेंच ही सुनेगा ना, क्योंकि अब 26वीं आईनी तरमीम चाहे जिस तरह भी है, चाहे वो बुरी है अच्छी है अदलिया के लिए या पब्लिक के लिए, लेकिन वो मौजूद तो है। जब तक वो स्ट्राइक डाउन नहीं की जाती उसके मुताबिक ही फिर अमल होगा। तो उसके अंदर ये है कि आईनी बेंच जो है आईनी मामलात भी देखेगा, और अगर किसी लॉ की इंटरप्रिटेशन है तो वो भी देखेगा। तो टैक्स के मामलात में अगर लॉ की इंटरप्रिटेशन है, कोई सिंपल मैटर नहीं है जिसमें जो है कोई लीगल इशू ऐसा इन्वॉल्व नहीं है जिसमें वो किसी कानून की तशरीह करनी है, तो फिर तो रेगुलर बेंच सुन सकता है। लेकिन जो है ये एक देखें ना, रेगुलर बेंच को भी चाहिए कि अगर इस तरह भी केसेस आए हैं कि अगर वो देखता है जी इसमें कोई टैक्स के लॉ की इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है, तो फिर उस बेंच के पास ये अख्तियार नहीं है उसको सुनने का, ना ही उसकी इंटरप्रिटेशन को एंडोर्स करने का, तो वो फिर आईनी बेंच के पास ही जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जहांगीर खान जदून साहब, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आपके कीमती टाइम देने का जी। नाज़रीन, पाकिस्तान में दिल की बीमारियों का नक्शा तेज़ी से बदल रहा है और ताज़ा आदादोशुमार ने माहिरीन अमराज़ क़ल्ब को भी गहरी तशवीश में मुब्तला कर दिया है। कभी सिर्फ बड़ी उम्र के अफराद का मर्ज़ समझी जाने वाली ये तकलीफ़ अब नौजवानों की ज़िंदगियाँ भी निगलने लगी है। कौमी अदारे अमराज़ क़ल्ब के मुताबिक मुल्क में दिल के दौरों के मरीज़ों में ख़तरनाक हद तक इजाफ़ा हो रहा है और अब तकरीबन निस्फ मरीज़ 49 साल से कम उम्र के हैं, जिनमें एक बड़ी तादाद 40 साल से भी कम है। ये महज अदादोशुमार नहीं बल्कि हमारी तर्ज़ ज़िंदगी, गैर मतवाज़न ग़िज़ा और बढ़ते ज़हनी दबाव की तल्ख़ हकीकत है। ज़ियाबतीस, बुलंद फ़िशार खून, मोटापा, सिगरेट नोशी और जिस्मानी सरगर्मी की कमी, ये सब इस रुझान को तेज़ी से फैला रहे हैं। माहिरीन ख़बरदार करते हैं कि वक्त आ गया है कि दिल की बीमारी को सिर्फ बूढ़ों का मर्ज़ समझने की गलतफ़हमी हमेशा के लिए ख़त्म कर देनी चाहिए। मज़ीद ख़तरनाक पहलू ये भी है कि दिल का दौरा हमेशा नाकाबिले बर्दाश्त दर्द के साथ नहीं आता। बाज़ औक़ात ये महज सीने में भारीपन, जलन या बेचैनी की सूरत में ज़ाहिर होता है और यही वो लम्हा होता है जब बर वक्त ECG और फौरी तिब्बी मदद ज़िंदगी बचा सकती है। ये मसला सिर्फ सेहत का नहीं, कम उम्री में लाहक होने वाली बीमारी, मईशत, घरेलू आमदनी और काम करने की सलाहियत पर बराह रास्त ज़रब लगाती है। इसलिए ज़रूरी है कि कौमी सतह पर एक जामिया हिकमत अमली अपनाई जाए जिसमें इब्तदाई स्क्रीनिंग, अवामी आगाही मुहिमात और तर्ज़ ज़िंदगी में बुनियादी तब्दीलियाँ शामिल हों। यह आदादोशुमार एक कड़ी वार्निंग है। अगर हमने अभी अपनी आदात, ग़िज़ा और तरजीहात ना बदली तो आने वाली नस्लें इस बीमारी के हिसार में कैद हो जाएंगी। याद रखें, दिल की हिफाजत सिर्फ डॉक्टरों की नहीं, हर फर्द, हर घर और पूरे माशरे की जिम्मेदारी है। आज का कदम कल की ज़िंदगी बचा सकता है, क्योंकि दिल का मामला महज धड़कन का नहीं, ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है। इसके साथ ही मुझे मंसूर आज़म काजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।